कैसे हैं आप सही बच्चे। तो आज का ये वीडियो हमारा क्लास नंबर 5 है अंडरस्टैंडिंग इंडिया का। इससे पहले 4 वीडियोस अपलोडेड हो चुके हैं, जाके देख लीजिए उस वीडियो को। आप सही बच्चों का सेमेस्टर 1 का अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पेपर वो कंप्लीट आपको हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आप सारे के सारे वीडियोस को देख लेते हैं तो आपका पूरा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, प्लस आप सही बच्चे एग्जाम में अच्छे से पेपर को लिख के आ पाइए, क्योंकि ये पेपर आप सही बच्चों को थोड़ा टफ रहता है और डाउट रहता है बहुत सारे बच्चों को, तो वो भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के थ्रू क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर आप हमारे न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी न्यू वीडियो आएगा आपको अपडेट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जरूर जुड़िएगा, क्योंकि कोई भी अगर अपडेट आता है कॉलेज यूनिवर्सिटी द्वारा वहां से क्या आता है पूछने के लिए फेसबुक इंस्टाग्राम में, वहां पर जुड़ के जो पूछना रहेगा आप हमसे पूछ सकते हैं। देखिए क्या है, पहला ही सवाल हमने आपको प्रीवियस वीडियो में टोटल 21 क्वेश्चन करवाए थे। आज लगभग मैं आपसे बच्चों को 25 क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर बता दिया गया है, पहला सवाल है कि हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। देखिए हमारा जो पुरातत्व विज्ञान है या फिर भारतीय जो पुरातत्व है उनका जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ जॉन मार्शल, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है मार्टिनर और ऑप्शन नंबर दिया हुआ जेम्स प्रिंसेप। तो देखिए हमारे भारतीय जो पुरातत्व है बेसिकली आर्कियोलॉजिकल मतलब होता है भाई खोद खुदाई के अगर हम निकालते हैं कुछ उसे आर्कियोलॉजी सेक्टर रखते हैं। तो इसका जनक किन्हें माना जाता है, देखिएगा अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा हुआ है कि जयदेव द ऑथर ऑफ गीत गोविंद ग्रंथ। देखिए गीत गोविंद ग्रंथ के जो लेखक है उनका नाम है जयदेव। ये किस शासक के दरबारी कवि थे, यानी ये कौन से बेसिकली रूलर के कोर्ट पोएट थे, ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ लक्ष्मण सेन, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ आपको यहाँ पर बल्लाल सेन, ऑप्शन नंबर दिया हुआ सामंत सेन, ऑप्शन नंबर डी दिया नन ऑफ दीज। तो याद रख लीजिएगा ये जो बेसिकली हमारे पास गीत गोविंद ग्रंथ के जो ऑथर यानी जो लेखक है जयदेव, ये लक्ष्मण सेन क्या थे, इनके दरबार लक्ष्मण सेन के बेसिकली क्या थे, दरबारी कवि थे। तो ऑप्शन नंबर क्या टिक कर लीजिएगा, ए नंबर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 24 पूछा हुआ है और ये पेपर देखिए आता है क्योंकि पिछले बार का पेपर जो हुआ था वो रिपीट हुआ था, तो ये सवाल बार बार आ रहा था, ठीक है, कि बृहत संहिता के लेखक कौन है, यानी हु इज द ऑथर ऑफ बृहत संहिता। ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास पालकाव्य, ऑप्शन नंबर सी आर्यभट्ट और ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास वराहमिहिर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो बेसिकली बृहत संहिता है इसको लिखा किनके द्वारा गया है, तो याद रखिएगा यहाँ पर वराहमिहिर के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर टिक करिएगा आप लोग। अगला सवाल आपसे बच्चों का चंचनामा। देखिए एक पुस्तक है चंचनामा, इसको बताना, इसका लेखक नहीं पूछा आपसे, आपसे पूछा गया कि इसको किस भाषा में लिखा गया है, किस भाषा का ग्रंथ है। पर्सियन है यानी फारसी इसे नहीं कहते हैं, अरेबिक मतलब अरबी, इंग्लिश तो अंग्रेजी हो गया, हिंदी हमारे पे हिंदी में हो गया। ये चंचनामा जब पुस्तक है बेसिकली ये किस भाषा में लिखा गया देखिएगा, तो ये अरेबिक में लिखा गया यानी अरबी भाषा का बेसिकली ग्रंथ है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हु बिल्ड द सन टेम्पल। देखिए सन टेम्पल आपको एक नाम याद होगा कोणार्क का सूर्य मंदिर, एक और टेम्पल यहाँ पर नाम दे दिया गया, पहले देख लीजिए ब्रैकेट में नाम दिया हुआ है मार्तंड टेम्पल, यानी मार्तंड जो मंदिर है उसका जो सूर्य मंदिर है हमारे पास बेसिकली उसका निर्माण किसने करवाया था ये बताना है। पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है फ्रॉम कश्मीर रूलर ललितादित्य, यानी कश्मीर के एक शासक थे इनका नाम था ललितादित्य, उनके द्वारा इनका निर्माण हुआ था। या ऑप्शन नंबर बी फ्रॉम भास्कर बर्मन रूलर कामरूप, कामरूप के जो शासक थे भास्कर बर्मन जी उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। या ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है फ्रॉम हर्षवर्धन रूलर कन्नौज। देखिए कन्नौज के जो शासक थे हर्षवर्धन उनके टाइम मतलब उनके द्वारा करवाया गया था, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको बताना है कि यहाँ पर जो मार्तंड टेम्पल है बेसिकली सूर्य मंदिर, ये हमें बताना है किसने निर्माण कराया था। तो याद रखिएगा कश्मीर के जो शासक थे, कौन शासक थे यहाँ पर, तो ललितादित्य जो शासक थे उनके द्वारा निर्माण कराया गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हु इज द ऑथर ऑफ अमरकोश। देखिए अमरकोश के आपको बताना रचयिता कौन है, अमन दास, अमन सिंह, अमर सिंह। देखिए नाम में कंफ्यूज मत हो जाइएगा, जैसे ये दो नाम में देखिए एक में अमर है एक में अमन है एक में अमर है, तो इन दोनों नाम में देखिए कंफ्यूजन जानबूझ रखा गया ताकि फंस जाए। यहाँ पर याद रखिएगा जो अमरकोश पुस्तक है इसके जो रचयिता है वो क्या है, अमर सिंह। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल बोला गया है कि हाउ वेयर मिक्स्ड कास्ट फॉर्म। देखिए जो मिश्रित जातियां होती है, मिश्रित जातियां मतलब दो एक जाति दूसरे जाति को, जैसे आप एक समझ सकते हैं इंटरकास्ट मैरिज जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। इंटरकास्ट मैरिज के थ्रू क्या होता है, लड़का अलग कास्ट का लड़की अलग कास्ट की। अब ऑब्वियसली बात है कि भैया हमारे समाज में देखा गया वो आप खुद जानते होंगे कि लड़की का जो कास्ट रहता है वो चेंज होकर चला जाता है हमारे पास
लड़के कास्ट में, ठीक है, लड़का जो कास्ट होता है वो उसको फॉलो करती है। तो ये मिक्स्ड कास्ट जो होते हैं तो कैसे बन सकते हैं, क्योंकि कास्ट अगर हम लोग बात करते हैं कैटेगरी हिसाब से हम लोग जानते हैं, एक दो चार कैटेगरी होते हैं, जनरल होता है, ओबीसी होता है, एससी होता है, एसटी होता है। तो यहाँ पर जो मिक्स्ड कास्ट जो होते हैं बेसिकली कैसे बनते हैं, मिश्रित जातियों का निर्माण कैसे होता है, तो आपको चार ऑप्शन देगी। आप खुद बताओ, क्या जन्म के आधार पर क्या किसी का कास्ट का निर्माण हो सकता है? भाई वो जिस कास्ट का है उसी कास्ट का रहेगा। अगर मैं चक्रवर्ती फैमिली से बिलोंग करता हूं तो ऑब्वियसली बात है भाई, मेरा बच्चा जो रहेगा वो चक्रवर्ती फैमिली से बिलोंग करने वाला है। ये तो नहीं रहने वाला कि वो किसी और कास्ट से हो सकता है, पॉसिबल नहीं है हमारे पास। बेस्ड ऑन क्या आपको कर्म के आधार पर आपका जाति बन सकता है? जैसे जब सृष्टि का निर्माण हुआ था तो कर्म के आधार पे हमने क्या किया, कुछ ग्रुप से बांट लिया था कि क्षत्रिय भैया इस प्रकार लड़ने उड़ने तो क्षत्रिय ग्रुप में रख दिया जाएगा, इस ग्रुप पर रखा था। तो क्या अभी वर्तमान के युग में काम के आधार पर बांट सकते हो? एज अ रिजल्ट ऑफ रिवर्स मैरिज, देखिए रिवर्स मैरिज जहां तक अनुलोम विवाह मैंने बेसिकली इसे पढ़ा गूगल पे, तो मुझे पता चला कि भाई ये प्रोसेस अभी तक हमने तो नहीं देखा, हमारे आसपास के क्षेत्रों में तो हमने नहीं देखा। या फिर बेस्ड ऑन कास्ट, या फिर कास्ट के आधार पर बताओ, तो कैसे करके कोई हमारे पास चार ऑप्शन दिया गया है, ये जो बोला गया है कि मिश्रित जातियों का निर्माण कैसे हो सकता है, आप खुद बताओ। क्या ये वाला ऑप्शन नंबर ए कभी सही हो सकता है? आप खुद ऑन प्रैक्टिकल सोच लो कि क्या इसका राइट आंसर क्या बेस्ड ऑन बर्थ हो सकता है, तो जवाब मिले नहीं। क्या कर्म के आधार पर? नहीं। रिवर्स मैरिज नहीं होता। रिवर्स मैरिज मतलब होता क्या, देखिए मान लीजिए कोई आपको काम करना था, जैसे फॉर एग्जांपल पहले शादी होता है, फिर क्या बेसिकली क्या होता है, शादी स्टार्ट होता है, उससे पहले कुछ लोगों को खाना खिलाया जाता है। अब क्या नियम निकल गया भाई, पहले आप पार्टी कर लो, पहले शादी कर लो, उसके बाद बाद में खिलाया जाए, मान लो इस प्रकार का, ठीक है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। या फिर बेस्ड ऑन कास्ट या जाति के आधार पर, तो भाई यहाँ पर तो मेरे हिसाब से जो ऑप्शन होना चाहिए वो होना चाहिए था इंटर कास्ट मैरिज होना चाहिए था, वो ऑप्शन परफेक्ट रहता। मुझे इन तीनों में से अगर मैं चारों में से बोले तो मैं किसी को सिलेक्ट नहीं करता, लेकिन मजबूरन मुझे टिक करना पड़ेगा ना, तो मैं इसको टिक करना चाहूंगा। अब आपको जो भी लगता है, क्या कि ये तीन मुझे कहीं से सही नहीं लग रहा, इसलिए मैं इसका सपोर्ट तो नहीं करने वाला। इसके आधार पे हम कर सकते हैं, जाति के आधार पर हो सकता है कि मिश्रित जातियां बन सकती है, इसलिए मैं इसको टिक करूंगा। आपको जो भी लगता है कमेंट बॉक्स ओपन है, वहां पर आप अपने विचार रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल बोला गया है कि विच रूलर बिल्ड एलोरा केप। देखिए महाराष्ट्र में आपको मालूम होगा अजंता एलोरा गुफा है, ठीक है। इसका जो निर्माण है वो किन शासक के द्वारा करवाया गया था? राष्ट्रकूटों के द्वारा, चोल वंश के द्वारा, कलचुरी वंश के द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है गुप्ता डायनेस्टी गुप्त वंश के द्वारा। आप खुद सोचो किन के द्वारा निर्माण कराया गया होगा। ये जो एलोरा की गुफा बेसिकली महाराष्ट्र में है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूटों ने इसका निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर राष्ट्रकूट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास है हु इज द ऑथर ऑफ इंडिका। और इस सवाल को देखिए वीवीआई कर लीजिए क्योंकि ये पेपर में आपका सवाल आएगा। इंडिका के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए दिया मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर बी दिया प्लेटोर्क, ऑप्शन नंबर दिया सेल्यूकस निकेटर, ऑप्शन नंबर डी अलेक्जेंडर। आप खुद बताओ, अलेक्जेंडर तो हो नहीं सकता। सेल्यूकस निकेटर अगर आपने मगर टाइम पीरियड पढ़ा होगा तो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल मैं बता दे रहा हूँ इंडिका जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है याद रख लीजिएगा। तो इसके लेखक है बेसिकली हमारे पास मेगास्थनीज है। तो ऑप्शन नंबर ए टिक कर लीजिएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है मेंशन द नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। देखिए स्वतंत्रता के पूर्व जो हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था थे उसकी प्रकृति का वर्णन करना है। आप खुद सोचो स्वतंत्रता के पूर्व अगर अपने भारतीय अर्थव्यवस्था बात करें तो किस प्रकार का होना चाहिए था, क्योंकि हमारा भारत जो था यानी हमारा जो हिंदुस्तान था बेसिकली, ठीक है, ये किसी एक राजा के अंतर्गत नहीं था, ठीक है। क्योंकि बोला गया भाई इंडियन को इंडिपेंडेंस से पहले यानी अंग्रेजों के टाइम पे। अब अंग्रेजों के टाइम पे कैसा हो सकता था आप खुद सोचो। क्या वो अंडर डेवलप्ड था, क्या अल्प विकसित था, या ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है बैकवर्ड था, पिछड़ा था, या फिर स्टैग्नेंट था, स्थिर था, या फिर ऑल ऑफ दिस था। आप क्या लगता है बताओ। क्योंकि उस टाइम ब्रिटिश के कंट्रोल में था, लगभग 200 वर्षों का इन्होंने झोल झपाटा किया था हमारे भारत के साथ। क्या इंडिया का जो इकोनॉमी था क्योंकि वो उनके हाथ में था, ठीक है। अब इंडिया की इकोनॉमी की ऑब्वियसली बात है वो एक फिक्स रखना चाहेंगे, या फिर वो कभी विकसित तो करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि अगर वो विकसित करते ऑब्वियसली बात है उनका ब्रिटेन डूब जाएगा, ठीक है। तो इन सब सभ्य ऑप्शन देखा जाए ना तो ऑल ऑफ दिस मुझे लगता है परफेक्ट आंसर, इसलिए मैं इसे टिक करूंगा ऑल ऑफ दिस। अगला सवाल है व्हाट इज द मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस्ड बाय द सोसाइटी। देखिए हमारा जो समाज है उसके सामने मुख्य आर्थिक समस्या क्या है। जैसे पहले क्या था, रोटी कपड़ा मकान, ये तीन मुख्य समस्या थी लोगों के सामने। अभी हमारे हिसाब से अगर देखिए एज अ पर्सन अगर आप अपने इंडिविजुअल बेसिकली क्या करोगे, इस ऑप्शन को अपने सोच सकते हो क्या समाज में इनइक्वलिटी है। भाई एकदम है इनइक्वलिटी, मैं नहीं बोलता नहीं हूँ।
कुछ जगह पर है, ये नहीं कि जैसे जैसे हमारे पास संविधान के द्वारा कहा भाई सबको बराबर हक है, ठीक है, लेकिन जब बराबर हक है ये नहीं कि बराबर हक है तो आप बहुत सारे ऐसे पिछड़े गांव आज भी भारत में जहाँ पर असमानता देखी जाती, गरीबी ऑब्वियसली बात है, स्कार्सिटी मतलब होता है कोई चीज कमी होना जिसे हम दुर्लभता कहते हैं, लेकिन मुख्य आर्थिक समस्या जो मुझे लगता है कि अभी जिसमें क्या चल रहा है वो है बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर होना चाहिए। तो 32 का ए नंबर इसका टिक करिए सही जवाब। अगला सवाल है इन द सेकेंड 5 ईयर प्लान मेन फोकस वाज, देखिए भारत सरकार के द्वारा जब हमारा देश क्या हुआ अंग्रेजों से मुक्त हुआ, ठीक है, हमने अपनी स्वतंत्रता पाई, तो हमने कुछ 5 ईयर के लक्ष्य रखे कि इस 5 ईयर में क्या करना है, हमें ये सेटअप करना है, इस 5 साल का हमारा लक्ष्य है। तो फर्स्ट है 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर, थर्ड ईयर 5 ईयर प्लान, हमने गोल फिट किया। तो हमारा जो सेकंड 5 ईयर प्लान था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना था, उसका मुख्य केंद्र बेसिकली क्या था, जैसे फर्स्ट ईयर प्लान में हमने क्या किया, भाई हम लोग कृषि को सोचते बढ़ावा देते, कृषि को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं आप खुद सोचो, क्योंकि इंडस्ट्री बेसिकली जब देश आया हुआ तो देश के पास इकोनॉमी बहुत ज़्यादा खराब था देश का उस टाइम। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान जब हमारे पास भारत में आया तो हमने क्या किया, इसमें बेसिकली जो इंडस्ट्रियल सेक्टर जगह जगह इंडस्ट्री सेटअप करना, डैम्स का निर्माण करना, ये सब चीज हमने फोकस किया यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 33 का क्या टिक कर लीजिएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर टिक करिएगा आप लोग। अगला सवाल है हमारे पास कि चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, अच्छा एक क्वेश्चन छूट गया, अच्छा ठीक है बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला है नीति आयोग के जो चेयरमैन होते हैं यानी नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, देखिए सीधा याद रखिएगा नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए याद रख लीजिएगा इसका सही जवाब। अगला सवाल है पूछा गया है 35 नंबर में, विच सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट टू मोस्ट ऑफ इंडियन, देखिए अगर आज के हम लोग परिप्रेक्ष्य में बात करें, आज के समाज के जो जैसे प्राइमरी हमने इस सेक्टर को क्या करते हैं 3 भाग बांटते हैं, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, टर्सरी होता है। प्राइमरी हमने जो खेत से उगाया, ठीक है, बेसिकली मैंने कोई खेत में उग रहा है, अब ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हमने क्या किया उसे कंपनी पहुंचा दिया, तो सेकेंडरी हो गया। अब कंपनी क्या करेगा उसको सेल करेगा, सेल करके उससे प्रॉफिट मिलेगा, उसकी बात है। तो सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूट करता है हमारे सेक्टर में वो देखिए हम लोग डिपेंडेंट किस पे सबसे ज्यादा, प्राइमरी सेक्टर पे कृषि आधारित हमारा समाज है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर इकोनॉमी को बूस्ट करता है तो हमारा सर्विस सेक्टर है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है एट प्रेजेंट द नंबर ऑफ इंडस्ट्री फॉर विच लाइसेंस इज मैंडेटरी, देखिए हमने अगर आपको याद होगा 1991 के टाइम पे देश में बहुत ज़्यादा स्थिति खराब थी, आर्थिक स्थिति हमारी बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। तो देश में बेसिकली 3 रिफॉर्म्स लाए गए, एलपीजी लाया गया, सिलेंडर वाला मत सोचना भाई, ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इस 3 के अधिक बल्कि बहुत सारे हमारे देश में चेंजेस किए गए। और उसी में क्या था कि इंडस्ट्री को बेसिकली लाइसेंस देना था, लेकिन लाइसेंस कितना संख्या में देना था ये बताना है, अभी कितने मैंडेटरी लाइसेंस चाहिए बताना है, 6, 8, 10 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा याद रख लीजिएगा, वो होगा 6, टोटल 6 लगभग उनको अभी लाइसेंस का मान्यता चाहिए कि 6 टाइप से पास हो जाओ तभी आपको लाइसेंस मिल जाएगा। तो 38 का क्या टिक कर लीजिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर ए टिक करिएगा। अगला सवाल है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39 में कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इन जूट एक्सपोर्ट, देखिए हम क्या करते हैं जूट का जो निर्यात करते हैं, मतलब एक्सपोर्ट मतलब बेच रहे हैं, ठीक है, चलिए किसी से बेच रहे हैं, उनमें से हमारे भारत का कौन सा स्थान है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। तो याद रखिएगा हमारा जो भारत है वो दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास जूट एक्सपोर्ट में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। फिर अगला सवाल है हु इज द फाउंडर ऑफ भूदान मूवमेंट, देखिए भूदान जो आंदोलन था बेसिकली उसके जन्मदाता किन्हें माना जाता है, जयप्रकाश नारायण, लोकमान्य तिलक, आचार्य विनोबा भावे या इनमें से कोई नहीं। तो जो भूदान आंदोलन को जन्मदाता माना जाता है वो है आचार्य विनोबा भावे जी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, सी नंबर इसका, सी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 41 है महात्मा गांधी जी ने कस्तूरबा गांधी से किस उम्र में विवाह किया था बताना है। तो याद रखिए 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने क्या किया था, विवाह किया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मिसिंग है, ठीक है, बच्चे ने पीडीएफ भेजा उसमें कुछ मिसिंग रखा था। बाय द एंड ऑफ द खिलाफत मूवमेंट, देखिए जो खिलाफत मूवमेंट था स्टार्ट मतलब खत्म हुआ था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, ये कौन से साल की बेसिकली बात की जा रही है ये हमें बताना है। तो मेरे हिसाब से तो 1922 होगा इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर क्या टिक कर लीजिएगा, 1922। देखिए डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑफ ब्रिटिश, देखिए ब्रिटिश का जो बेसिकली 1919 जगह आपको मालूम होगा 1914 से लेकर 1919 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड था, और इसी दौरान क्या हुआ था ब्रिटिश का, देखिए उसका डिफेंस एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा क्या बढ़ गया था। तो कौन सा टाइम पीरियड था, तो भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खोज लो कहीं होगा, देखो देखो यही है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला बोला गया नेम द वाइसरॉय हु वर एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग के निर्माण के समय भारत के वाइसरॉय कौन थे हमें बताना है।
लॉर्ड चेम्सफोर्ड, मिंटो, कनिंगम, लॉर्ड हार्डिंग, रिपन। तो याद रख लीजिएगा जो वाइसरॉय थे बेसिकली उस टाइम वो मिंटो टू था। इन लोगों को लॉर्ड बोलने की जरूरत नहीं, ठीक है, ये लोग देश को बर्बाद करने वाला आदमी है, ठीक है, तो इन लोगों को इज्जत कोई देने की आवश्यकता नहीं है। तो मुस्लिम लीग के निर्माण के समय भारत के वाइसरॉय कौन थे, याद रखिए मिंटो टू था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी टिक करें, राइट आंसर। अगला सवाल है करजन यानी दुर्जन जिसे हम कहते हैं, ठीक है, हम लोग से करजन है, जैसे पाकिस्तान को नल्ला पाकिस्तान बोला जाता है, बांग्लादेश को बांग्लादेश, उसी तरह ये करजन को हम लोग दुर्जन बोलते हैं। दुर्जन ने क्या किया था, बंगाल को दो भाग में बांटा था, एक हमने वेस्ट बंगाल हो गया था, एक हमारा बांग्लादेश वाला पार्ट हो गया। तो लॉर्ड कर्जन को बंगाल ने क्या किया था, बंगाल को दो प्रोविंसेस से बेसिकली बांट दिया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है, डी नंबर। अगला सवाल है द नेशनल एंथम, देखिए कितना अच्छा यूनिवर्सिटी है, बताइए एंथम का स्पेलिंग इन लोगों नहीं आता, क्या बोला जाए लोगों को। द नेशनल एंथम वॉज सॉन्ग फॉर द फर्स्ट टाइम एट कलकत्ता सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें राष्ट्रीय गीत सबसे पहली बार जो गाया गया था कौन से वर्ष में गाया गया ये हमें बताना है। चार ऑप्शन दिए गए आपको, 1909, 7, 11 या फिर 1903। तो याद रखिएगा 1911, डेट पूछा जाए तो 27 दिसंबर 1911 याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या टिक कर लीजिएगा, सी नंबर। फिर अगला बोला गया हु वाज द फर्स्ट एशियन टू बिकम अ नोबल लॉटरेट, ठीक है, इनमें से कौन सा हमारे पास एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता थे। तो सबको मालूम है बच्चों रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 50 जो है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग वेंट टू अमेरिका इन 1914 टू ज्वाइन गदर पार्टी, निम्नलिखित में से कौन वो व्यक्ति थे जिन्होंने 1914 में अमेरिका जाके गदर पार्टी में सम्मिलित हुए। और देखिए इसका जवाब जो यहाँ पर ऑप्शन दिया मुझे तो एक भी ऑप्शन सही नहीं लग रहा, इसलिए मैं इसका आंसर तो नहीं बता सकता। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई आप सही हो आंसर तो आप इस सवाल का जवाब जरूर बताएं, ठीक है। मुझे नहीं पता इसलिए मैं इस क्वेश्चन से हट जा रहा हूँ क्योंकि मुझे एक भी ऑप्शन सही नहीं लग रहा। अगर आपको लगता है चार ऑप्शन में से सही है तो ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए और इसमें यूनिवर्सिटी वाला को आपको एक नंबर फ्री में दे देना चाहिए। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने आपको आज की इस वीडियो में करा दिए। टोटल 5 वीडियो कंप्लीटेड है, एग्जाम से पहले सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा। जो भी पढ़ना रहेगा टॉपिक आपको हमें प्लेलिस्ट पर वीडियो बनाओ, जाके देखिए एग्जाम की तैयारी करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।